इस सेशन में हम गिटहब कोपायलट को आपके लोकल कोडिंग एनवायरनमेंट या आईडीई में इनेबल करने की तकनीकी प्रक्रिया का गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम कर सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आधुनिक युग में गिटहब कोपायलट को अपने आईडीई में इनेबल करना एक क्रांतिकारी कदम है। जब हम इसके बेसिक्स की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सिर्फ एक साधारण ऑटो कंप्लीट टूल नहीं है, बल्कि एक अत्यंत उन्नत एआई पेयर प्रोग्रामर है जो रियल टाइम में आपके कोड एडिटर के भीतर काम करता है। हम इसे आईडीई में क्यों इनेबल करते हैं? इसका सीधा सा उत्तर ये है कि डेवलपर का मुख्य समय लॉजिक सोचने और उसे टाइप करने में व्यतीत होता है। यदि एक पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सीधे आपके टाइपिंग इंटरफेस के साथ जुड़ जाए तो वो आपके पिछले कोड, फंक्शन के नाम और यहाँ तक कि आपके द्वारा लिखे गए कमेंट्स को भी कॉन्टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जब हम इसके काम करने के तरीके का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि जैसे ही आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड या किसी अन्य सपोर्टेड आईडीई में कुछ टाइप करते हैं, कोपायलट का एक्सटेंशन आपकी मौजूदा फाइल और उसके आसपास की फाइलों से डेटा इकट्ठा करता है। इस डेटा को एक प्रॉम्प्ट के रूप में प्रोसेस किया जाता है और सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से गिटहब के बैकएंड सर्वर पर भेजा जाता है। बैकएंड में ओपनएआई कोडेक्स मॉडल इस प्रॉम्प्ट का विश्लेषण करता है और मिलीसेकंड के भीतर सबसे सटीक कोड स्निपेट को वापस आईडीई में भेज देता है। ये पूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में इतनी तेजी से होती है कि डेवलपर को ये महसूस होता है कि एआई उसके विचारों को पढ़ रहा है। इस टूल का उपयोग करने के लिए आपको मैन्युअली रूप से कोई भारी कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके आर्किटेक्चर को समझना एक बेहतर और सुरक्षित कोडिंग प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य है। जब आप इस सिस्टम को इनेबल करते हैं तो आप न केवल अपना समय बचा रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा रहे होते हैं। ये तकनीक आपको सिंटैक्स की चिंता किए बिना सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करने की आज़ादी देती है। यहाँ पर जो कोड स्निपेट दिखाया गया है वो एक बहुत ही साधारण जेसन कॉन्फ़िगरेशन है जो ये दर्शाता है कि आपका आईडीई बैकएंड में कोपायलट के साथ कैसे संचार करता है। जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं तो settings.json फाइल में कुछ पैरामीटर्स अपने आप जुड़ जाते हैं। इसमें इनेबल्ड लैंग्वेज की लिस्ट होती है, जिसका मतलब है कि आप ये तय कर सकते हैं कि कोपायलट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सजेशन देगा और किसके लिए नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल पाइथन या जावास्क्रिप्ट में एआई की मदद चाहते हैं तो आप अन्य लैंग्वेजेस के लिए इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टेलीमेट्री और डेटा शेयरिंग के विकल्प भी होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका प्राइवेट कोड मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आईडीई में कोपायलट को सेटअप करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है एक एक्टिव गिटहब अकाउंट और सही सब्सक्रिप्शन प्लान का होना। जब हम इसके बेसिक्स पर ध्यान देते हैं तो गिटहब हमें अलग अलग प्रकार के प्लान ऑफर करता है जो व्यक्तिगत डेवलपर से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक की जरूरतों को पूरा करते हैं। हाल ही में गिटहब ने कोपायलट फ्री प्लान भी पेश किया है जिसमें हर महीने 2000 कोड कंप्लीशन और 50 चैट मैसेजेस मुफ्त मिलते हैं। ये नए लर्नर्स और ओपन सोर्स में काम करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यदि आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हैं तो आप कोपायलट प्रो या एंटरप्राइज प्लान की ओर जा सकते हैं, जहां आपको अनलिमिटेड एक्सेस और अधिक एडवांस्ड मॉडल्स मिलते हैं। इस सेटअप के पीछे का लॉजिक ये है कि एआई मॉडल्स को रन करने में काफी अधिक सर्वर रिसोर्सेज और कंप्यूट पावर का खर्च आता है। इसलिए गिटहब ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ये वेरीफाई करता है कि यूजर के पास वैध सब्सक्रिप्शन है या नहीं। जब आप अपने आईडीई को गिटहब से कनेक्ट करते हैं तो बैकएंड में एक सुरक्षित टोकन एक्सचेंज होता है जो आपके अकाउंट के स्टेटस को चेक करता है। यदि आपके पास एंटरप्राइज लाइसेंस है तो आपकी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किन फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक कोड से मैच करने वाले सजेशंस को ब्लॉक करना। इसलिए टूल को इंस्टॉल करने से पहले अपने गिटहब अकाउंट की सेटिंग्स पेज पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन और बिलिंग स्टेटस चेक करना हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, ताकि बाद में आईडीई के अंदर किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन एरर ना आए। ये प्रारंभिक सेटअप भविष्य में किसी भी रुकावट से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ स्क्रीन पर आप जो जेसन फाइल देख रहे हैं वो आपके गिटहब अकाउंट के सब्सक्रिप्शन स्टेटस का एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। जब आपका आईडीई गिटहब एपीआई को कॉल करता है तो वो इसी तरह का डेटा रिसीव करता है। इसमें आप यूजर का नाम, उसका वर्तमान प्लान और कोटा लिमिट्स देख सकते हैं। जैसे कि इस उदाहरण में प्लान टाइप को फ्री के रूप में सेट किया गया है और मैक्स कंप्लीशन लिमिट 2000 है। ये डेटा आईडीई को ये समझने में मदद करता है कि यूजर को कब तक कोड सजेशन दिखाना है। यदि इस्तेमाल इस लिमिट को पार कर जाता है तो एक्सटेंशन बैकग्राउंड में काम करना बंद कर देगा और आपको लिमिट खत्म होने का नोटिफिकेशन दिखाएगा। इसलिए इस एपीआई रिस्पॉन्स के स्ट्रक्चर को समझना इस पूरे आर्किटेक्चर को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस फ्लो चार्ट में हमने सब्सक्रिप्शन वैलिडेशन की प्रोसेस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। फ्लो की शुरुआत डेवलपर द्वारा कोपायलट इनेबल्ड आईडीई को ओपन करने से होती है। इसके तुरंत बाद सिस्टम गिटहब सर्वर पर अकाउंट स्टेटस चेक करने के लिए एक एपीआई कॉल करता है। जब हम गिटहब कोपायलट को उपयोग करने की बात करते हैं तो सही आईडीई
यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का चुनाव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है। कोपायलट किसी एक खास एडिटर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री के लगभग सभी लोकप्रिय एडिटर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। आप इसे विजुअल स्टूडियो कोड, फुल विजुअल स्टूडियो, जेटब्रेन्स के एडिटर्स जैसे कि इंटेलिजे और पाइचार्म और यहाँ तक कि नियोविम और एक्सकोड में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके काम करने का तरीका ये है कि गिटहब ने हर आईडीई के लिए एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन या प्लगइन तैयार किया है, जो लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करके बैकएंड एआई से बात करता है। आपको मुख्य रूप से दो एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है। पहला है गिटहब कोपायलट, जो आपको टाइप करते समय इनलाइन कोड सजेशन देता है, और दूसरा है गिटहब कोपायलट चैट, जो आपको एक इंटरैक्टिव चैट इंटरफेस प्रदान करता है। इन दोनों को अलग अलग इंस्टॉल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के काम करने का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। इनलाइन सजेशन वाला एक्सटेंशन लगातार आपके कर्सर की पोजीशन और टाइपिंग स्पीड को ट्रैक करता है, जबकि चैट एक्सटेंशन आपकी पूरे वर्कस्पेस का कॉन्टेक्स्ट लेकर आपके सवालों के जवाब देता है। एक मॉडर्न डेवलपर के रूप में आपको अपने पसंदीदा एडिटर के एक्सटेंशन मार्केटप्लेस में जाकर इन टूल्स को खोजना और इंस्टॉल करना होता है। ये मॉड्यूलर अप्रोच ये सुनिश्चित करती है कि आपका एडिटर लाइटवेट बना रहे और केवल तभी रिसोर्सेज का उपयोग हो जब आप वास्तव में एआई फीचर का उपयोग कर रहे हों। हर एडिटर में इंस्टॉलेशन का इंटरफेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर एपीआई कॉल गिटहब के सर्वर पर जाती है वो सभी में बिल्कुल समान होती है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी डेवलपर्स को अधिकतम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। यहाँ जो कोड ब्लॉक दिया गया है वो वीएस कोड की एक्सटेंशन डिपेंडेंसी फाइल का एक हिस्सा है। इस फाइल में हम देख सकते हैं कि कोपायलट चैट एक्सटेंशन को काम करने के लिए मुख्य कोपायलट एक्सटेंशन की डिपेंडेंसी के रूप में स्पष्ट तौर पर डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप केवल चैट एक्सटेंशन को स्टैंडअलोन इंस्टॉल करके काम नहीं कर सकते। सिस्टम पहले ये वेरीफाई करता है कि बेस एक्सटेंशन इंस्टॉल है या नहीं और क्या उसका ऑथेंटिकेशन टोकन वैलिड है। इस जेसन स्ट्रक्चर में पब्लिशर का नाम गिटहब दिया गया है, जो सिक्योरिटी के नजरिए से बहुत जरूरी है। मार्केटप्लेस में कई फेक एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पब्लिशर का नाम चेक करके ही ऑथेंटिक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आपका कोड भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये ग्राफ डायग्राम दिखाता है कि कैसे आपका आईडीई, एक्सटेंशंस और गिटहब का बैकएंड एक साथ मिलकर एक इकोसिस्टम में काम करते हैं। अब जब हम सपोर्टेड एडिटर्स के बारे में जान चुके हैं, तो आइए विजुअल स्टूडियो कोड में गिटहब कोपायलट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के स्टेप्स को टेक्निकली समझते हैं। वीएस कोड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ओपन सोर्स एडिटर है। इंस्टॉलेशन शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले वीएस कोड के एक्टिविटी बार में एक्सटेंशन आइकन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद सर्च बॉक्स में गिटहब कोपायलट टाइप करें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक्सटेंशन मार्केटप्लेस कैसे काम करता है। जब आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं तो वीएस कोड गिटहब के सर्वर से V6 पैकेज डाउनलोड करता है और उसे आपकी लोकल सिस्टम के एक्सटेंशन फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करता है। इसके तुरंत बाद एक्सटेंशन होस्ट प्रोसेस इस प्लगइन को मेमोरी में लोड करता है। कई बार डेवलपर्स ये गलती करते हैं कि वे किसी पुरानी वीएस कोड वर्जन पर नया कोपायलट इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। चूंकि एआई इंटीग्रेशन के लिए लेटेस्ट एपीआई और यूआई कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका वीएस कोड पूरी तरह से अपडेटेड हो। इंस्टॉलेशन के बाद आपको वीएस कोड विंडो के निचली बाईं कोने में एक छोटा सा कोपायलट आइकन दिखाई देगा। ये आइकन इस बात का सूचक है कि एक्सटेंशन मेमोरी में सही तरीके से इनिशियलाइज हो गया है और अब वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और ऑटोमेटेड है, लेकिन बैकग्राउंड में वीएस कोड बहुत सारी सिक्योरिटी चेक्स करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो कोड वो डाउनलोड कर रहा है वो गिटहब द्वारा डिजिटली साइंड और सुरक्षित है। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आप अगली और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यानी ऑथेंटिकेशन की ओर बढ़ सकते हैं। इस शेल कमांड स्निपेट में हम वीएस कोड को कमांड लाइन के माध्यम से इंस्टॉल करने का तरीका देख रहे हैं। कई बार एंटरप्राइज एनवायरनमेंट या डॉकर कंटेनर्स में जहां ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहां CLI का उपयोग किया जाता है। यहाँ हमने कोड डैश डैश इंस्टॉल डैश एक्सटेंशन कमांड का उपयोग किया है, जिसके साथ github.copilot पास किया गया है। ये कमांड सीधी मार्केटप्लेस के सर्वर से बात करती है, पैकेज को फेच करती है और बिना वीएस कोड को मैन्युअली ओपन किए उसे इंस्टॉल कर देती है। इसके बाद दूसरी कमांड कोपायलट चैट को इंस्टॉल करती है। अंतिम कमांड ये वेरीफाई करती है कि एक्सटेंशन सही तरीके से लिस्ट में आ गए हैं या नहीं। ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका है। इस सीक्वेंस डायग्राम में वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन की इंटरनल लाइफ साइकिल को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले यूजर वीएस कोड के मार्केटप्लेस में इंस्टॉल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे क्रिटिकल और टेक्निकल स्टेप आता है वो है आपके आईडीई को गिटहब अकाउंट के साथ ऑथेंटिकेट करना। बिना ऑथेंटिकेशन के कोपायलट आपके लिए कोई भी कोड जनरेट नहीं कर सकता।
वीएस कोड में ऑथेंटिकेशन के लिए ओऑथ या डिवाइस फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप पहली बार कोपायलट आइकन पर क्लिक करते हैं तो वीएस कोड आपको गिटहब में साइन इन करने का प्रॉम्प्ट देता है। ये प्रॉम्प्ट आपके डिफॉल्ट वेब ब्राउजर को ओपन करता है और आपको गिटहब के ऑथराइजेशन पेज पर ले जाता है। यहाँ आपको अपने गिटहब अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डालने होते हैं और वीएस कोड को परमिशन ग्रांट करनी होती है। इसके पीछे की वर्किंग ये है कि गिटहब एक सिक्योर एक्सेस टोकन जनरेट करता है जिसे कॉलबैक यूआरएल के जरिए वापस आपके वीएस कोड को पास किया जाता है। वीएस कोड इस टोकन को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सुरक्षित कीचेन या क्रेडेंशियल मैनेजर में एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव कर लेता है। इसका फायदा ये है कि आपको बार बार अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ता और टोकन पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। हर बार जब कोपायलट कोई प्रॉम्प्ट बैकएंड सर्वर को भेजता है तो वो हेडर में इस एक्सेस टोकन को अटैच करता है। गिटहब का सर्वर इस टोकन को वैलिडेट करता है और ये चेक करता है कि क्या आपके अकाउंट में कोपायलट का एक्टिव सब्सक्रिप्शन मौजूद है या नहीं। यदि सब कुछ सही होता है तभी एआई मॉडल आपके प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करता है। ये पूरा ऑथेंटिकेशन फ्लो जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल पर आधारित है जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अनधिकृत यूजर आपके कोटे का इस्तेमाल करके कोड जनरेट न कर सके। स्क्रीन पर दिख रहा ये जीसन स्निपेट एक टिपिकल ओऑथ टोकन रिस्पॉन्स को दर्शाता है जो ऑथेंटिकेशन सफल होने के बाद जनरेट होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फील्ड एक्सेस टोकन है जो एक लंबी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है। इसके साथ ही टोकन टाइप बियरर दिया गया है जिसका मतलब है कि ईपीआई कॉल करते समय इसी ऑथराइजेशन हेडर में बियरर कीवर्ड के साथ भेजा जाएगा। इसमें एक एक्सपायरी टाइम भी सेट होता है जो सिक्योरिटी को और बढ़ा देता है। यदि टोकन एक्सपायर हो जाता है तो रिफ्रेश टोकन का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड में बिना यूजर को डिस्टर्ब किए एक नया एक्सेस टोकन प्राप्त कर लिया जाता है। ये टोकन मैनेजमेंट सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि आईडीई और क्लाउड सर्वर के बीच का कनेक्शन हमेशा सुरक्षित और अनइंटरप्टेड रहे। इस स्टेट डायग्राम में हमने आईडीई ऑथेंटिकेशन की अलग अलग स्टेट्स को दर्शाया है। शुरुआत अनऑथेंटिकेटेड स्टेट से होती है। जब यूजर साइन इन बटन पर क्लिक करता है तो सिस्टम ब्राउजर ऑथराइजेशन स्टेट में चला जाता है। यहाँ गिटहब सर्वर क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है। यदि यूजर गलत पासवर्ड डालता है तो ये ऑथ फेलियर स्टेट में जाकर वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरी होने के बाद अब समय है ये टेस्ट करने का कि क्या गिटहब कोपायलट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसे चेक करने के लिए आप अपने आईडीई में एक नई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट या पाइथन फाइल। जब आप फाइल में एक कमेंट लिखते हैं, जैसे कि एक फंक्शन का विवरण, और एंटर दबाते हैं तो कोपायलट तुरंत एक्शन में आ जाता है। यहाँ इसके काम करने का तरीका बहुत ही रोचक है। आपका आईडीई उस कमेंट को और उसके ऊपर लिखे गए कुछ कोड को एक प्रॉम्प्ट के रूप में गिटहब सर्वर को भेजता है। मॉडल इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रिडिक्ट करता है कि अगला कोड क्या होना चाहिए। ये प्रिडिक्शन आपके एडिटर में हल्के स्लेटी या ग्रे रंग के टेक्स्ट के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में घोस्ट टेक्स्ट कहते हैं। ये घोस्ट टेक्स्ट वास्तव में अभी आपकी फाइल का हिस्सा नहीं होता है। ये सिर्फ एक सजेशन है जो वीएस कोड के वर्चुअल टेक्स्ट लेयर पर रेंडर किया गया है। यदि आपको ये सजेशन सही लगता है तो आप अपने कीबोर्ड पर टैब बटन दबाकर इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे ये असली कोड में बदल जाता है। यदि आपको सजेशन पसंद नहीं आता तो आप बस आगे टाइप करना जारी रख सकते हैं और घोस्ट टेक्स्ट अपने आप गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल और एंटर कीज का इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग पैनल खुल जाता है जहां आप कोपायलट द्वारा दिए गए मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सजेशंस को एक साथ देख सकते हैं। ये पूरा इंटरैक्शन इतना नेचुरल और फास्ट होता है कि डेवलपर का फोकस बिल्कुल भी नहीं टूटता। घोस्ट टेक्स्ट फीचर कोपायलट का सबसे कोर और पावरफुल एट्रीब्यूट है जो आपकी टाइपिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। इस जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक में हम घोस्ट टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को लाइव एक्शन में देख रहे हैं। पहली लाइन में हमने डबल स्लैश का उपयोग करके एक स्पष्ट कमेंट लिखा है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो 2 नंबर्स को जोड़ता हो। इसके ठीक नीचे की जो लाइनें हैं, मान लीजिए वे ग्रे रंग में दिख रही हैं, वे कोपायलट द्वारा रिटर्न किया गया घोस्ट टेक्स्ट है। यहाँ कोपायलट ने एक एरो फंक्शन सजेस्ट किया है जो बिल्कुल सटीक और ऑप्टिमाइज्ड है। यदि हम इसे बिना टैब दबाए छोड़ देते हैं तो फाइल रन करने पर ये ग्रे टेक्स्ट रीड नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ यूआई लेयर पर है। जैसे ही हम टैब हिट करते हैं ये रेगुलर सिंटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये उदाहरण दिखाता है कि एआई आपकी इंटेंट को कैसे समझता है और उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कैसे ट्रांसलेट करता है। इस फ्लो चार्ट में घोस्ट टेक्स्ट रेंडरिंग और यूजर इंटरैक्शन की टेक्निकल साइकिल को विजुअलाइज किया गया है। प्रोसेस यूजर कीस्ट्रोक या कमेंट टाइपिंग से शुरू होती है। जैसे ही कर्सर कुछ समय के लिए रुकता है, आईडीई तुरंत एपीआई रिक्वेस्ट के माध्यम से क्लाउड मॉडल को कॉल करता है। इनलाइन घोस्ट टेक्स्ट के साथ साथ गिटहब कोपायलट का एक और बेहद पावरफुल फीचर है कोपायलट चैट, जिसे आपको अपने आईडीई में इनेबल करना चाहिए। कोपायलट चैट आपको एक कॉन्वर्सेशनल इंटरफेस प्रदान करता है, जिसका मतलब है कि आप अपने कोड के बारे में एआई से सीधे प्राकृतिक भाषा में बात कर सकते हैं।
इसे इनेबल करने के लिए आपको एक्सटेंशन मार्केटप्लेस से गिटहब कोपायलट चैट एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको वीएस कोड के लेफ्ट साइड बार में एक चैट आइकन दिखाई देगा। जब आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक चैट पैनल खुल जाता है जहां आप प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके पूरे वर्कस्पेस का कॉन्टेक्स्ट समझता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अनजान फाइल को पढ़ रहे हैं तो आप सीधे चैट में पूछ सकते हैं कि इस कोड को एक्सप्लेन करो, और कोपायलट लाइन बाय लाइन उस कोड का लॉजिक समझा देगा। इसके अलावा वीएस कोड आपको इनलाइन चैट का फीचर भी देता है, जिसे आप कंट्रोल+I शॉर्टकट से कर्सर की लोकेशन पर ही पॉपअप के रूप में ओपन कर सकते हैं। ये आपको बिना साइड बार खुले तुरंत रीफैक्टरिंग करने या नए फंक्शंस जनरेट करने की सुविधा देता है। कोपायलट चैट में कुछ विशेष स्लैश कमांड्स भी होते हैं, जैसे /tests या /fix, जो एआई को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है। इस चैट एक्सटेंशन को इनेबल करके आप सिर्फ कोड जनरेशन से आगे बढ़कर कोड एनालिसिस, डीबगिंग और आर्किटेक्चरल प्लानिंग जैसे कॉम्प्लेक्स काम भी सीधे अपनी कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्टिविटी बूस्टर है। इस छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन स्निपेट में हम देख रहे हैं कि वीएस कोड की settings.json फाइल में कोपायलट चैट की सेटिंग्स को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ हमने chat.editor.enable को ट्रू सेट किया है, जो इनलाइन चैट विजेट को चालू करता है ताकि आप कर्सर के पास ही चैट कर सकें। दूसरी सेटिंग कस्टम इंस्ट्रक्शंस के बारे में है, जहां हम चैट मॉडल को कुछ ग्लोबल बिहेवियर रूल्स दे सकते हैं, जैसे कि हमने सेट किया है कि हमेशा क्लीन और डॉक्यूमेंटेड कोड जनरेट करो। इस तरह की सेटिंग्स को समझकर आप चैट एक्सटेंशन की आउटपुट को अपनी टीम के कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि एआई द्वारा जनरेट किया गया हर एक रिस्पॉन्स आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के साथ पूरी तरह से अलाइन करे। इस सीक्वेंस डायग्राम में हम कोपायलट चैट की डेटा फ्लो और कॉन्टेक्स्ट गैदरिंग मैकेनिज्म को गहराई से समझ सकते हैं। डेवलपर चैट पैनल में /explain टाइप करता है। चैट एक्सटेंशन सिर्फ उस प्रश्न को नहीं भेजता, बल्कि वो एक कॉन्टेक्स्ट इंजन को ट्रिगर करता है, जो एक्टिव एडिटर, सिलेक्टेड कोड और ओपन टैब से रेलेवेंट जानकारी को एग्रीगेट करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर टूल की तरह गिटहब कोपायलट को आईडीई में सेटअप और उपयोग करते समय आपको कभी-कभी नेटवर्क या कॉन्फ़िगरेशन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अंतिम स्लाइड में हम ट्रबल शूटिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा करेंगे। यदि कोपायलट आपको घोस्ट टेक्स्ट या सजेशन नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले वीएस कोड के बॉटम बार में कोपायलट आइकन का स्टेटस चेक करें। अगर आइकन पर कोई एरर या क्रॉस का निशान है, तो इसका मतलब है कि या तो आपका ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है या इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई गंभीर समस्या है। कई बार कॉर्पोरेट नेटवर्क के पीछे काम करते समय फायरवॉल या प्रॉक्सी सेटिंग्स कोपायलट के एपीआई कॉल्स को ब्लॉक कर देती हैं। ऐसी स्थिति में आपको वीएस कोड की सेटिंग्स में जाकर एचटीटीपी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को सही तरीके से सेट करना होगा और गिटहब के यूआरएल को व्हाइट लिस्ट करना होगा। एक और आम समस्या ये है कि कुछ खास फाइल्स या लैंग्वेजेस के लिए कोपायलट डिसेबल हो सकता है। आप बॉटम बार के आइकन पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि करंट फाइल टाइप के लिए इसे ग्लोबली इनेबल किया गया है या नहीं। बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में हमेशा अपने एक्सटेंशन को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेटेड रखें, क्योंकि गिटहब लगातार परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी एनहांसमेंट्स पुश करता रहता है। इसके अलावा यदि चैट एक्सटेंशन अजीब जवाब दे रहा है, तो आप अपने रिपॉजिटरी में कोपायलट instructions.md फाइल बनाकर उसे सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत सेशन से आपने गिटहब कोपायलट को अपने आईडीई में इनेबल और कॉन्फ़िगर करने की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसी ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेपरेशन, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए कृपया quicktacki.com पर जरूर विजिट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस लॉग स्निपेट में हम कोपायलट एक्सटेंशन के आउटपुट लॉग्स को देख रहे हैं। जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, तो आउटपुट पैनल में गिटहब कोपायलट सिलेक्ट करके आप इन लॉग्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। पहली लाइन दिखा रही है कि एक्सटेंशन इनिशियलाइज हो गया है, लेकिन दूसरी लाइन में एक HTTP 401 अनऑथराइज्ड एरर दिख रहा है। ये एरर स्पष्ट रूप से बताता है कि आपका जो एक्सेस टोकन था वो या तो एक्सपायर हो गया है या इनवैलिड है। इसका सीधा सा समाधान ये है कि आप गिटहब अकाउंट से साइन आउट करके दोबारा साइन इन करें, ताकि एक नया फ्रेश टोकन जनरेट हो सके। तीसरी लाइन प्रॉक्सी वेरिएबल्स को चेक करने का हिंट दे रही है। लॉग्स को इस तरह से पढ़ना एक प्रोफेशनल इंजीनियर की पहचान है, और ये किसी भी टूल की इंटरनल इश्यूज को जल्दी फिक्स करने में मदद करता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the
ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.